हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। बच्चों, इस समय सीजीएल प्री के एग्जाम्स चल रहे हैं और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे जा रहे हैं। तो आज की क्लास में 14 जुलाई को हुए मैथ्स के पेपर का हम एनालिसिस करेंगे और यह एनालिसिस मेमोरी बेस्ड होगी, अर्थात स्मृति पर आधारित प्रश्नों को हम करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत ही धमाकेदार क्लास होनी है। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट सलूशन आपको बताएंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक चोर 3 AM पर 57 किमी प्रति घंटे की चाल से भागता है और उसका मालिक 4 AM पर 76 किमी प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है। प्रश्न में पूछा गया है कि चोर कितने समय बाद पकड़ लिया जाएगा। तो यहाँ आपको याद रखना है, जो चोर की चाल है वो 57 किमी प्रति घंटा है और मालिक की चाल है 76 किमी प्रति घंटा। चोर 3 बजे भागता है और मालिक 4 बजे उसका पीछा करता है। तो इस प्रश्न को हम आसानी से लगा सकते हैं। हम बता सकते हैं कि चोर जब भागता है कितने समय बाद पकड़ लिया जाएगा। T = y/y - x का आप यूज करिएगा, एकदम आसानी से इससे प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ 76 लिख लेंगे y का मान और 76 में से 57 घटा देंगे 19, 19 चौक 76। 4 घंटे बाद चोर पकड़ लिया जाएगा। तो अगर वह 3 बजे भागना शुरू किया था तो 3 बजे के बाद 4 घंटे का समय हम ऐड कर लेंगे तो 7 AM पर वह पकड़ लिया जाएगा। तो यह प्रश्न बहुत आसान प्रश्न था, आपके एग्जाम में पूछा गया था, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 75 मीटर की दौड़ में दो लोग 30 किमी प्रति घंटा और 25 किमी प्रति घंटा की चालों से एक ही दिशा में वृत्तीय मार्ग पर दौड़ रहे हैं और यहां प्रश्न में पूछा गया है वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे। तो आप आसानी से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। एक बार फिर समझिए प्रश्न को। 75 मीटर की दौड़ है और दो लोग एक ही दिशा में वृत्तीय मार्ग पर 30 किमी प्रति घंटा 25 किमी प्रति घंटा की चालों से दौड़ रहे हैं और वे एक साथ कब मिलेंगे, यही प्रश्न में पूछा गया है। तो बहुत आसानी से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मिलने का समय जब भी निकालना हो आपको तो यहाँ डिस्टेंस 75 लिख लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी 30 में से 25 घटाएंगे 5 किमी प्रति घंटा, इसमें 5/18 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो यह मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगी। यहाँ 75 बटे यहाँ 25 और ये 18 आपका ऊपर चला जाएगा। 25 तिया 75, 18 तिया 54, अर्थात 54 सेकेंड बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह 980 ग्राम तौलता है और वस्तु को 4% लाभ पर बेचता है। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। 4% का मतलब होता है 1/25, ये लाभ हुआ। तो इसका मतलब 25 की वस्तु को उसने 26 में बेचा। यहां पर वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हम रेशियो बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं। 980 गुणे 25 रेशियो 26 गुणे 1 किलोग्राम का 1000 ग्राम। यहां पर डिवीजन कर लेंगे, 25 चौका 140 हो गया और फिर यहां पर हम 0 से 0 का डिवीजन कर दिए। यहां 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 चौका 2 9 18 तो 49 रेशियो 26 दूना 52 हुआ। तो यहाँ वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का हमें रेशियो मिल गया तो उसका कुल प्रतिशत लाभ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ लाभ 3/49 × 100 कर देंगे तो 300/49%। इसका आप डिवीजन कर लेंगे तो परसेंट में इसकी वैल्यू निकल आएगी। आइए आगे चलते हैं। एक त्रिभुज की सभी भुजाओं का गुणनफल 780 सेमी है और त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या का गुणनफल 13 सेंटीमीटर है। प्रश्न में त्रिभुज का परिमाप पूछा गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये और इसे आप आसानी से लगा सकते हैं।
हमें मालूम है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान डेल्टा अपान एस होता है। परिवृत्त की त्रिज्या का मान एबीसी अपान 4 डेल्टा इक्वल टू यहाँ 13 रख देंगे। डेल्टा से डेल्टा का डिवीजन हो गया। अब एबीसी की वैल्यू यहां से हम पुट कर देंगे, 1 अपान एस इंटू एबीसी की वैल्यू 780 अपान यहां पर 4 इक्वल टू 13 और 13 6 78 60 हो गया। 4 से 60 में हम भाग करेंगे 15 आ जाएगा। तो यहां से s की वैल्यू 15 सेंटीमीटर हो गया। s को त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहते हैं, तो परिमाप s का दूना होता है 2s होता है। तो 2 गुणे 15 कर देंगे तो 30 सेंटीमीटर त्रिभुज का परिमाप होगा। तो आसानी से इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आइए आगे चलते हैं। 3 क्रमवार बट्टों 15%, 20% और 25% के समतुल्य बट्टे का मान बताइए। ऐसा प्रश्न बहुत ही आसान है और कई बार ये पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में, आप आसानी से लगा सकते हो। क्लास में तो मैंने ये सारे प्रश्न बताए हैं और आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कोई क्वेश्चन बाहर गया हो। जो हम पढ़ाए हैं वही सब पूछा गया है हमेशा। अगर हमारी पुरानी नोट्स किसी बच्चे के पास होगी उसको भी पढ़ के जाएगा, सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आइए इसका सलूशन करते हैं। 15%, 20% और 25% 3 क्रमवार बट्टे हैं, इनके समतुल्य एक बट्टा निकालना है। तो यदि वस्तु का अंकित मूल्य हम 100 रुपए मानेंगे तो उसका हम विक्रय मूल्य पता कर लेते हैं, तो हमें अंदाजा लग जाएगा कि इन तीनों के समतुल्य बट्टा कितना होगा। तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ 100 इंटू 15% उसने डिस्काउंट किया है तो 85% बेचा है, 20% डिस्काउंट किया है 80 और 25% डिस्काउंट किया है 75% बेचा है। यहाँ डिवीजन कर लेंगे, 100 से 100 का डिवीजन हो गया और 25 या 75, 25 चौका 100, 20 हुआ, 20 पंजे 100, यहाँ पे 17 हुआ। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य उसका हो गया 17 तिया 51, अर्थात 100 रुपए की वस्तु को उसने 51 रुपए में बेचा है। तो वस्तु के ऊपर 100 रुपए लिखा था, 51 रुपए में उसने बेच दिया, अर्थात अंकित मूल्य 100 रुपए 51 बेच दिया। तो उसका समतुल्य बट्टा हम लिख सकते हैं एक लाइन में। समतुल्य बट्टा हो गया 100 माइनस 51, 49%। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लगा सकते हैं। 7 और 112 का मध्यानुपाती बताइए। तो मध्यानुपाती आपको मालूम है, जब भी मध्यानुपाती AB का निकालते हैं तो अंडर रूट AB होता है। हजारों बार क्लास में हमने बताया है। यहाँ पे 7 इंटू 112 हम रूट्स वैल्यू ले लेंगे इसकी, तो यहाँ पर 16 सत्ते 112, आप समझ सकते हो। यहाँ 7 बाहर आ जाएगा, 4 7 चौक 28 आंसर हो जाएगा। तो आसानी से इस प्रश्न को आप लगा सकते थे। यहाँ पे 7 और 112 का मध्यानुपाती पूछा गया है, तो यहाँ पे AB का मध्यानुपाती अंडर रूट AB होता है, आप रख देंगे आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे 112, 16 सत्ते 112 होता है, 7 आप बाहर ले लेंगे, 16 का वर्गमूल 4, 7 चौक 28 आंसर हो जाएगा। संख्या 335 में 785 जोड़ा जाता है तो वह 3 से विभाजित हो जाती है, तो A का अधिकतम मान हमें पता करना है। तो यहाँ पर 3 3 6 6 5 11 अर्थात 9 हुआ, 9 डिवाइड हो रहा था तो 2 यहाँ बच गया, तो 9 डिवाइड हो गया 2 प्लस, और यहाँ देखिए 7 5 12 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 प्लस से। अब यहाँ पर 2 में मैक्सिमम वैल्यू किसकी, A की लें जिससे वह डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे हमें मालूम है A की वैल्यू मैक्सिमम हमें 7 रखनी पड़ेगी। तो आसानी से इस प्रश्न का आप सलूशन कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री है और BC का मध्य बिंदु D है, AD को मिलाया गया है। BC की लंबाई 20 सेमी है और AD की लंबाई क्या होगी, ये प्रश्न में पूछा गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु शीर्षों से समान दूरी पर होता है। जो वैल्यू AD की होगी वही वैल्यू CD की होगी, वही वैल्यू BD की होगी और ये BC का आधा होगा। तो आसानी से इसका सलूशन आप कर सकते हैं 20/2 अर्थात 10 सेमी। बहुत ही आसान प्रश्न है ये और ये एकदम कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आपको याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु
शीर्षों से समान दूरी पर होता है। इसका मतलब एडी, सीडी और बीडी इनकी वैल्यू बराबर होगी। अगर ये मध्य बिंदु है तो सीडी और बीडी की वैल्यू बीसी की आधी होगा, उसी के बराबर एडी होगा। तो आप लगा सकते हैं इसको। आइए आगे चलते हैं। एक आदमी ने 32 लाख के 2 फ्लैट बेचे। एक फ्लैट पर उसे 25% लाभ हुआ और दूसरे फ्लैट पर उसे 25% हानि हुई। बड़ा आसान प्रश्न है, कई बार बता चुके हैं, तो इसको आप हमेशा याद रखिए। उसे कभी लाभ नहीं होगा, हानि होगी। x² बटा 100 का प्रयोग करेंगे। 25 का स्क्वायर बटा 100, 625 बटा 100, 6.25% इसको लॉस होगा। ऐसी स्थिति में कभी लाभ नहीं होता है। 32 लाख के उसने 2 फ्लैट बेचे थे, एक को 25% लाभ और दूसरे 25% हानि हुई। तो ऐसी कंडीशन में मैंने हजारों बार बताया कि हमेशा हानि होगी और हानि का परसेंट x² बटा 100 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की कीमत 25% बढ़ा दी जाती है तो पुनः उसे कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे ना लाभ हो ना हानि हो। बहुत सामान्य प्रश्न है, कई बार ये भी आ चुका है। अगर कीमत 25% हमने बढ़ा दिया तो पुनः उसकी कीमत में हमें जो कमी करना पड़ेगा 100x/100 प्लस x60 का प्रयोग कर लीजिए। 100 गुणे 25 और 100 में 25 जोड़ दिए 125, 25 पंजे 125, 5 गुना 10, अर्थात 20% कीमत उसे कम कर देनी पड़ेगी तो न लाभ होगा और न ही हानि होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। बहुत इजी पेपर इस समय बन रहा है एसएससी सीजीएल का। आप अगर अच्छे से मैथ्स की तैयारी कर लें तो आप आसानी से सारे प्रश्न करके आ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेमी और 6 सेमी हैं। तो यहां संकेंद्रीय वृत्त हम बना लेंगे। ये मान लीजिए दोनों का केंद्र हो गया। बड़े वाले वृत्त की जो जीवा है वह छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है। तो मान लीजिए यहाँ P बिंदु पर छोटे वाले वृत्त को स्पर्श कर रही है, A भी बड़े वाले वृत्त की जीवा है। अब यहाँ पर छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 6 सेमी दिया है, तो यहाँ आप केंद्र से छोटे वाले वृत्त की परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या हो गई। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या इसको मिला देंगे तो बड़े वाले वृत्त को स्पर्श कर रही है, ये 10 सेमी हो गई। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि बड़े वाले वृत्त के जीवा की लंबाई आप बताइए। तो दोस्तों आपको मालूम है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। क्योंकि यह केंद्र दोनों वृत्तों का है, ये बड़े वाले वृत्त की जो जीवा है यह 2 भागों में बढ़ जाएगी। जितना पीए का मान होगा उतने पीबी का होगा। तो x कर लेते हैं। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो 10 का वर्ग बराबर हो जाएगा x का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। यहाँ x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, 100 माइनस 36, 64, 64 का वर्गमूल 8 सेमी। तो यहाँ x 8 है तो बड़े वाले वृत्त की जीवा ए भी जो हो जाएगी 8 का दूना हो जाएगा, 2 गुणे 8 16 सेमी। क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस बराबर है तो 8 8 16 कर लेंगे। बहुत आसानी से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया प्रतियोगी परीक्षाओं में। आइए आगे चलते हैं। साइन a प्लस बी बराबर 1, कॉस a माइनस बी बराबर 1/2। a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आपको याद रखना है a प्लस बी साइन में है, इसकी वैल्यू 1 दिखा रहा है, इसका मतलब a प्लस बी 90 डिग्री पे होगा क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। और यहाँ cos में a माइनस बी 1/2 दिखा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि a माइनस बी का मान cos 60 हो जाएगा। साइन 30 का 1/2 होता है, वही मान cos 60 का होता है। अब यहां से दोस्तों a प्लस बी और a माइनस बी का हमें वैल्यू मालूम है, a का वैल्यू निकालना है। तो आप दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, एक लाइन आंसर आ जाएगा 9 6 15 150 बटा 2, 75 डिग्री a का मान आएगा। बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। cos 36 प्लस से, cos 36 माइनस से प्लस cos 54 प्लस से और cos 54 माइनस ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये आप एक लाइन में इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी का मान होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ cos स्क्वायर 36 माइनस साइन स्क्वायर a आप इसका मान लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। प्लस
इसी प्रकार से cos a प्लस बी cos a माइनस बी का मान होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, तो cos स्क्वायर 54 माइनस साइन स्क्वायर a। ये आपने फार्मूला यूज किया कि cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का मान होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फार्मूला आपको याद रखना है। एक लाइन और आगे बढ़ेंगे तो यहां cos जो 36 है, 36 और 54 को अगर देखें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्योंकि दोनों का योग यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, तो cos स्क्वायर 36 को हम cos स्क्वायर 90 माइनस 54 लिख सकते हैं और यहां माइनस साइन स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर यहां 54 हो गया माइनस साइन स्क्वायर। यहां पर cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा तो साइन स्क्वायर 54 हो गया और ये इसके साथ cos स्क्वायर 54 हम लिख लेंगे और साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा cos 2a का फार्मूला। तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं, आप इसको आप दिमाग में रखेंगे। यहाँ 36 और 54 का योग 90 डिग्री होगा तो 36 को 54 के टर्म में 90 माइनस थीटा तोड़ लेंगे और cos 90 माइनस थीटा को साइन थीटा रख देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा और साइन स्क्वायर आप ऐड कर देंगे माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 हो गई तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को cos 2a हम पढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आइए आगे चलते हैं। सेक स्क्वायर 36 डिग्री का माइनस cot स्क्वायर 54 डिग्री प्लस साइन 36 इंटू सेक 54 प्लस 2/√3 tan 60 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों इसको आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। यहां पे माइनस होगा, ये प्रश्न में है। आइए इसका सलूशन करते हैं। तो यहाँ 36 और 54 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अर्थात दोनों का एडिशन हम करेंगे 90 डिग्री बन रहा है तो इसको सेक स्क्वायर 90 माइनस 54 लिख सकते हैं माइनस cot स्क्वायर 54 कर लेंगे माइनस साइन 36 को यहाँ देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है 36 54 जोड़ेंगे 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन यहां पर हम लिख सकते हैं 90 माइनस 54 इंटू सेक 54 और प्लस 2/√3 tan 60 का मान √3 रख देंगे। ये tan 60 की वैल्यू है। अब यहां पर दोस्तों सेक 90 माइनस थीटा का मान कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो यहां सेक स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर 54 लिख लेंगे माइनस cot स्क्वायर 54 लिख लेंगे और माइनस साइन 90 माइनस थीटा तो ये cos 54 हो जाएगा और यहां पर सेक 54 हो गया और प्लस ये √3 का डिवीजन हो गया 2 हो गया। अब आपको मालूम है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है तो 1 माइनस 1 प्लस 2 ये डिवीजन हो जाएगा, वैल्यू 2 आ जाएगी। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से 2 स्टेप आगे बढ़कर हल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर ये भी क्वेश्चन था, इसके पहले वाला भी था तो आसानी से आप लगा सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। सेक स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x बराबर 17/18 तो हमें फाइंड आउट करना है सेक पावर 4x माइनस tan पावर 4x की वैल्यू ये कैलकुलेट करना है। तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। यहां से आप फैक्टर कर लेंगे तो सेक पावर 4x माइनस tan पावर 4x को सेक स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x और सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। इसको सेक स्क्वायर x का होल स्क्वायर और tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा तो a प्लस b माइनस b यहां कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू हमें प्रश्न में दिया है 17/18 और हमें मालूम है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ वैल्यू 17/18 ही होगी, अर्थात जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू हमको मिली। आइए आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 5 तो हमें फाइंड आउट करना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो दोस्तों आसानी से आप इसको लगा सकते हैं, मैंने क्लास में कई बार बताया है। अगर हमें सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 5 दिया है
तो सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू हम 1/5 लिख सकते हैं। यहां ऐड कर देंगे तो यहां 2 सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगा। 5 में 1/5 आप ऐड करेंगे 25 प्लस 1 26/5 डिवीजन कर देंगे, यहां 13 हो जाएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू हमें 13/5 मिल गई। इसे आप याद रखेंगे कि सेक थीटा 13/5 हमें मालूम हुआ, यहां वैल्यू रख देंगे। अब दोस्तों यहां पे जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करना था सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की, तो आप जो है यहां पर tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू को सेट कर लेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 कर लेंगे। ये 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1 2 इंटू सेक थीटा की वैल्यू 13/5 का स्क्वायर कर लीजिए -1 कर लीजिए 2 169/25 -1। अब इसको आप यहां मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 दूना 18 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 और 1 13 और 2 इकाई 2 और 1 3 338 -25/25 हो जाएगा। तो यहाँ 5 8 में से घटा लेंगे 3 हो जाएगा और 3 में से 2 गया 1 हो गया और यहाँ पे आपका हो जाएगा 313/25 ये आंसर होगा। देख लीजिएगा कैलकुलेशन जो है अगर कहीं ऊपर नीचे होगा मैनेज कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपने समझ लिया कि सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू हमको दिया है, तो यहां से हम सेक थीटा माइनस tan थीटा को जस्ट इसका अपोजिट लिखते हैं रेसिप्रोकल लेकर। अब इसके बाद हम यहां ऐड कर देंगे तो हमें सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी और सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें निकालना था। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 करके वैल्यू पुट करके लगा लेंगे, या राइट एंगल ट्रायंगल बना के और यहां पर हम सेक थीटा का प्रयोग करके भी लगा सकते हैं, वैल्यू लाकर लगा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 3 sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू 1 है, तो यहां से हमें cot थीटा का मान निकालना है। तो इस प्रश्न को हम आसानी से लगा सकते हैं। यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 3 sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा। यहां पर हम देख रहे हैं कि sin थीटा इधर लाएंगे तो 2 sin थीटा हो जाएगी वैल्यू, 3 sin थीटा में sin थीटा का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा बराबर cos थीटा उधर ले जाएंगे 2 cos थीटा हो जाएगा। ये आपका डिवीजन हो गया। तो यहां डिवीजन कर लेंगे तो sin थीटा बटे cos थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। इट मींस tan थीटा की वैल्यू 1 हो गई। अगर tan की वैल्यू 1 है तो cot की वैल्यू भी 1 ही होगी, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, tan का अपोजिट रेशियो cot होता है। तो इस प्रकार से एक बार आप फिर देख लीजिए 3 sin थीटा में sin थीटा हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 sin थीटा हो जाएगा, cos थीटा उधर ले जाएंगे 2 cos थीटा हो जाएगा, 2 से 2 का हमने डिवीजन कर लिया और sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा हो गया। tan थीटा की वैल्यू 1 हो गई तो cos थीटा की वैल्यू भी 1 ही मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। ए से शुरू करके यदि दोनों बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। 9 36 का एलसीएम 36 आप रख लेंगे, यह वैल्यू विधि से हम लगा रहे हैं। अब यहां इनके कार्य का अनुपात हम लिख लेंगे तो यहां पर 9 चौक 36 और यहां 4 1 का अनुपात होगा। इसका मतलब हुआ कि जो ए की एफिशिएंसी है बी की 4 गुनी है, अर्थात ए बी से 4 गुना काम ज्यादा करता है, अर्थात ए की क्षमता बी की 4 गुनी हो गई। अब आइए हम बारी बारी वाले में हम 2 डेज का वर्क निकालते हैं। पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, 2 दिन में 5 कार्य होगा। अब 5 कार्य की कितनी साइकिल 36 में बनेगी, 5 से 36 से भाग करेंगे, इसके लिए ना पहुंच जाएंगे 7 7 बचे 35 वर्क हो जाएगा 14 दिन में। अभी कार्य समाप्त नहीं हुआ क्योंकि 14 दिन में 35 वर्क हो गया है। अब कुल समय लिखेंगे तो 35 वर्क हो गया है 14 दिन में, तो ये 14 दिन में 35 वर्क हमने कर लिया था। अभी इसमें आप देखिए 36 में 35 हो चुका है तो एक वर्क बचा हुआ है, तो एक वर्क जो है वो 15वें दिन जो आएगा वो करेगा, क्योंकि 14 दिन काम हो चुका है। तो 15वें दिन जो कार्य शुरू करता है वही आता है, अर्थात विषम अंक वाले दिनों को वही आएगा। तो एक दिन 15वें दिन ए आएगा, ए की एफिशिएंसी 4 है
तो उसको समय लगेगा 1/4। एक कार्य करने में इस प्रकार 36 काम समाप्त हो गया 14 से 1/4 दिन में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते थे। कई बार मैंने क्लास में इस टाइप के प्रश्नों पर डिस्कस किया है, बारी बारी वाले पर 60 मेथड हमने बताया है। आइए आगे बढ़ते हैं। पी क्यू से 2 गुना अधिक कार्य कुशल है। प्रश्न में कभी कभी यहाँ 3 गुना भी दे देता है, तो पी क्यू से 2 गुना अधिक कार्य कुशल है। पी किसी कार्य को समाप्त करने में क्यू से 40 दिन कम समय लेता है। कम समय इसलिए ले रहा है क्योंकि उसकी कार्य कुशलता ज्यादा है। दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में कर लेंगे? तो यहाँ पर दोनों के कार्य का अनुपात हम देख रहे हैं 2 और 1 हो रहा है, वर्ग का अनुपात। इनके टाइम का अनुपात बना लेंगे तो ये 1:2 हो जाएगा। अब यहाँ पर k और 2 के डिफरेंस k कम है तो ये 40 हो गया। इसका मतलब जो p का समय हुआ वह k की वैल्यू 40 हो गई और जो q का समय हुआ वह 2k अर्थात 40 × 2 80 हो गया। प्रश्न पूछा गया दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो पी क्यू का टोटल समय निकालना तो x y बटे x प्लस वाई कर लीजिए, और भी मेथड है उसको लगा लीजिए। 40 × 80, 40 में 80 जोड़ लीजिए 120, 40 × 3 120, 80/3 दिन ये आंसर होगा। सही बटे में भी आप इसको लिख सकते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, कई बार ये भी बना है प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में, आप लगा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 10 आदमी या 20 महिलाएं या 30 लड़के किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी, दो महिला और 3 लड़के मिलकर वही कार्य कितने दिन में कर लेंगे? यह अथवा वाला प्रश्न है। और मैंने बताया है अगर यहाँ डे निकालना है, जो पहले डे दिया है या से उसको लिख लेंगे ऊपर, और इसके बाद यहाँ आदमी का आदमी से रेशियो बनाएंगे तो 1/10 प्लस महिला का महिला से 2/20 प्लस लड़के का लड़के से 3/30। सॉल्यूशन कर लेंगे, डे आ जाएगा तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/10 प्लस ये भी 1/10 हो जाएगा और ये भी 1/10 हो गया। 12 इंटू यहाँ एलसीएम 10 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 1 1 1 जोड़ लेंगे 3 3 चौक 12 10 चौक 40 दिन में कार्य एक आदमी, 2 महिला और 3 लड़के समाप्त कर लेंगे। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ए और बी बारी बारी से 5 दिन कार्य करते हैं, फिर 5 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, तो शेष बचे हुए कार्य को बी कितने दिन में समाप्त कर लेगा? यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर 15 और 30 का एलसीएम हम 30 रख लेंगे। ए बी का कार्य लिखेंगे 15 दूना 30 और यहाँ 1 हो जाएगा, अर्थात ए और बी के जो कार्य का अनुपात हुआ 2:1 हो गया। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ए ने कितने दिन काम किया। तो 5 दिन में अगर ये शुरू करेगा 3 दिन आएगा और बी आएगा 2 दिन, दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं तो 5 दिन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ 3 दूना 6 काम ये कर लेगा और 2 काम बी ने किया। 5 दिन में टोटल जो कार्य खत्म हो गया वो 8 कार्य खत्म हो गया। तो 30 में से 8 आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बचा हुआ कार्य बी को करना है। तो 30 में से 8 आप घटाइए 22। अब 22 कार्य करना है बी को, बी की कार्य करने की जो दर है वह 1 है। तो ये शेष काम जो है बी 22/1 अर्थात 22 दिन में पूरा कर देगा। आसानी से इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बात फिर समझिए, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। ए और बी ने बारी बारी से 5 दिन कार्य किया और फिर 5 दिन बाद ये चला गया, शेष कार्य भी कितने दिन में समाप्त कर लेगा? तो 15 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 15 दूना 30 और 30 इकाई 30। एक कार्य शुरू करेगा 5 दिन में 3 दिन आएगा, अगले 2 दिन जो 2 दिन बचा दूसरा और चौथा दिन बी आ जाएगा। अब ये 3 दिन में 6 काम करेगा और बी 2 दिन में 2 काम करेगा। अब दोनों ने मिलकर 8 काम 5 दिन में किया, 30 में से 8 घटा लेंगे तो 22 काम बचा।
अब इसे b को करना है, b की दर यहाँ देख रहे हैं 1 है, 1 से भाग कर देंगे 22 दिन हो जाएगा, आसानी से आप लगा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि लड़के किसी काम को 10 दिन में, महिलाएं उसी काम को 15 दिन में और आदमी उसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? तो यहां एलसीएम 30 आप रखिए और लड़के, महिलाएं और आदमी के कार्य का अनुपात लिखिए। 10 तिया 30, 15 दूना 30, 30 इकाई 30। यहां पर जो तीनों काम करेंगे, 6 काम करेंगे, दर हो गई 30 काम करना है 6 की दर से, तो तीनों का जो समय हो जाएगा 5 दिन, 6 पंजे 30, अर्थात लड़के आदमी और महिलाएं मिलकर वह काम 5 दिन समाप्त कर लेंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, लगा सकते हैं आप। आइए आगे बढ़ते हैं। 8 पुरुष किसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं, जबकि 8 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में कर सकती हैं, तो 8 महिला और 4 पुरुष मिलकर वह काम कितने दिन में कर लेंगे? ये प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ 8 महिला का समय तो प्रश्न में 18 दिन दिया ही है, 4 पुरुष का समय हम निकाल लें तो दोनों कितने दिन में कर सकते हैं बता सकते हैं। फार्मूला हम यूज करेंगे एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। तो यहां पर 8 महिला और 4 पुरुष, यहां पर 8 महिला और 4 पुरुष का समय पूछा गया है। हमने बताया एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई यूज करेंगे, माइंड लगा देंगे। यहाँ पे 8 महिलाओं का समय 18 दिन दिया है। आइए पुरुषों का समय हम निकाल लेते हैं। यहाँ 8 पुरुष कार्य 45 दिन में करते हैं, तो यहाँ 4 पुरुष दिखा रहा है, इसका मतलब पुरुष आधे हो गए, समय दूना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ लेंगे 18 प्लस 90, बस एक लाइन में सोल्यूशन हो गया। 18 गुणे 90 और 90 में 18 जोड़ेंगे 108, 18 छक्का 108, 6 से 90 में भाग किए 15 दिन। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं, यह प्रश्न दिया गया था। तो यहाँ थोड़ा माइंड आप यूज कर लेंगे, नहीं तो दूसरा तरीका आप यूज कर सकते हैं जो मैं क्लास में बताता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। 39 रेशियो 117 रेशियो 17 रेशियो x का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। यहाँ 39x बराबर हम लिख लेंगे 117 गुणे 17, यहाँ x बराबर 117 गुणे 17 बटे 39, यहाँ 3 बार हम ले जाएंगे और 17 3 51 चतुर्थ रेशियो चतुर्थानुपाती इसका होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बड़ा आसान प्रश्न है ये। अनुपात के प्रकार से हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनता है, तो आप प्रकार याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त की 14 सेमी लंबी जीवा केंद्र से 24 सेमी की दूरी पर है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है, यह प्रश्न में पूछा गया है। तो वृत्त के केंद्र से 24 सेमी दूरी पर 14 सेमी लंबी जीवा है और केंद्र से जीवा की दूरी लंब डालकर हम निकालते हैं, यहाँ 7 और 7 हो जाएगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। थियरम है, मैंने क्लास में कई बार बताया है। अब यहाँ पर ये 7 वैल्यू हो गई और ये वैल्यू 24 है, तो यहाँ r की वैल्यू हो जाएगी रूट में 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, ये रूट में 576 प्लस 49, रूट में 625 की वर्गमूल 25 सेमी। आसानी से इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं, थ्योरम बेस्ड है। आइए आगे बढ़ते हैं। 900 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 108 किमी प्रति घंटा की चाल से गति करते हुए 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर लेगी? तो T बराबर L1 प्लस L2 बटा V का प्रयोग हम कर लेंगे। जब भी कोई रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करती है तो अपनी और उसकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। चाल यहाँ 108 किमी प्रति घंटा है, 5/18 का मल्टीप्लीकेशन करके मीटर पर सेकंड बदल लेंगे। 18 छक्का 108, 6 पंजे 30, 9 दूना 1800 बटा 30 हुआ, 3 6 18, 60 सेकंड। 60 सेकंड का मतलब हुआ 1 मिनट में पार कर लेगी। तो आसानी से इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज PQR में कोण ए और कोण पी समकोण है। फिर वैल्यू हमको दिया है, उस वैल्यू को हम याद रखेंगे। BC का मान 13 सेमी दिया है और यहां पर इसमें PR का मान 5 सेमी दिया है। दोनों त्रिभुज ABC सर्वांग सम है PQR के। और प्रश्न जो हमसे पूछा गया है, वह प्रश्न पूछा गया AB की लंबाई क्या होगी दोस्तों। ये AB की लंबाई, तो सर्वांग सम त्रिभुज जो होते हैं उनकी भुजाएं और संगत कोण जो होते हैं वो समान हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हो, अगर ये 13 है तो ये 13 हो जाएगा, और अगर ये यहाँ 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। तो यहाँ AB आप निकाल सकते हो। AB बराबर अंडर रूट 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, 169 माइनस 25, 144 का वर्गमूल 12 सेमी। आसानी से इसे आप लगा सकते हैं, बड़ा आसान सा प्रश्न पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 7 हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा। आपको याद रखना है फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान जो होता है वह होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। वैल्यू यहां पुट कर देंगे, ये तो प्रश्न ही दिया है। वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की 10 दिखा रहा है, माइनस 2 ये 7 हो जाएगा। 100 माइनस 14, और 100 में से हम 14 घटा देंगे, 86 वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 8, एक्स पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स पावर 6 का मान क्या होगा। तो यहां से हम इस प्रश्न को निकालना है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू पहले निकाल लेंगे। यह हो जाएगा x प्लस 1 अपान एक्स का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1 अपान एक्स। यहाँ x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू 8 माइनस 3 गुणे यहाँ पे 8, ये 512 हो जाएगा 8 का क्यूब, और 512 में से 24 घटा लेंगे तो 12 में 4 गया 8, यहां पर हो जाएगा 10, 8 हो जाएगा 488 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें निकालना था x पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स पावर 6, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का होल स्क्वायर करके माइनस 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 488 का होल स्क्वायर करिएगा, उसमें से 2 घटा के आंसर प्राप्त कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आप लगा सकते हैं। यहां पर आप इसका जब हम जो है इसको ओपन करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो यही हमको मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 बराबर 322, तो x पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स पावर 5 आप ज्ञात कीजिए। तो आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, x पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स पावर 5 का जो मान होता है x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4, x प्लस 1 अपान एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब। यहां पर इसकी वैल्यू हमको प्रश्न दिया है 322। x प्लस 1 अपान एक्स हम निकालेंगे, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं x प्लस 1 अपान एक्स। जब भी प्लस में x प्लस 1 अपान एक्स निकालना हो, x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स पावर 4 की वैल्यू दिया हो, तो इसमें आप पहली बार 2 जोड़ के और वर्गमूल लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बनता है। तो यहाँ 322 को 2 जोड़ेंगे 324, 324 का वर्गमूल 18 आ जाएगा। अब पुनः x प्लस 1 अपान एक्स निकालना है, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे, ऊपर जाएंगे प्लस के लिए, माइनस के लिए नीचे आते हैं तो घटाकर, प्लस के लिए ऊपर जाते हैं तो 2 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, और 20 का वर्गमूल ले लेंगे तो रूट 20 हो जाएगा दोस्तों। और माइनस अभी इसको हमने निकाला था एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब का मान, x प्लस 1 अपान एक्स की जो हमने वैल्यू निकाला है इसका होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1 अपान एक्स ये रख देंगे। अब आप इसको 322 रूट 20 माइनस यहां पर हम कर रहे हैं, तो यहां पर 20 रूट 20 हो जाएगा 20 का क्यूब माइनस 3 रूट
20। अब यहां पर 322 रूट 20 हो गया, माइनस 20 में से 3 घटाएंगे 17 रूट 20 हो जाएगा। यहां बाहर माइनस माइनस लिख देंगे। 322 में से 17 घटा लेंगे तो 12 में से 7 गया 5 हो जाएगा। और यहां पर एक में से 1 गया 0 और यहां पर 3, तो 305 रूट 20 हो जाएगा। रूट 20 को आप बाहर ला सकते हैं। 305 रूट 20 का वर्गमूल ले लेंगे तो 2 रूट 5 हो जाएगा। तो 610 रूट 5 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं। यहां पर स्मिथ के पर आधारित कुछ प्रश्नों का सलूशन हमने किया है, और अगर आपके पास क्वेश्चन है तो कमेंट के माध्यम से आप भेज सकते हैं, जिसका सलूशन हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।